हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे सन 2016 में जो हमारे आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएस प्रीलिम्स परीक्षा के पेपर और जिसमें राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास से जो प्रश्न पूछे गए हैं उससे है वो बात करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से है वो आप जुड़ जाइए और क्लास को है वो अन्य लोगों को जोड़िए ताकि इस कार्य को मजबूती के साथ है वो आगे बढ़ाया जा सके। आरएस 2016 के अंदर जो हुआ उस एग्जाम की बात करेंगे। 2016 में भी आरपीएससी ने 15 प्रश्न है वो पूछे थे, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर दोनों से है प्रश्न हमारे पूछे गए थे। आर्ट एंड कल्चर से भी है वो प्रश्न थे। इस श्रेणी में पहला ही प्रश्न आपका निकल करके है वो सामने आ गया है और जल्दी से इसका आप है वो रिप्लाई कीजिए। प्रश्न पहला सभ्यता से है वो हमारा निकल करके आया है। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य, प्राचीन एक नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। विराटनगर, बैराट, माध्यमिका नगरी, रेड और कारकोट। तो जल्दी से इसका है वो आंसर आप बताइए। प्रश्न पूछा गया है कि साहब इसमें से जो कौन सा ऐसा एक सभ्यता का स्थल है जिसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों के अंदर उल्लेखित है। दोस्तों यदि इस प्रश्न की बात करें प्राचीन काल के अंदर तो महाभारत और महाभाष्य दोनों में जो उल्लेख मिलता है वो माध्यमिका नगरी चित्तौड़ का उल्लेख मिलता है। एक बार एक प्रश्न इस तरह से भी ये पूछा गया था, कॉलेज व्याख्याता में भी पूछा था, और जिसमें कहा था कि ये पतंजलि ने अपने ग्रंथ में लिखा था कि अरुणद यवन साकेतम, अरुणद यवन साकेतम, अरुणद यवन माध्यमिका। ये कॉलेज व्याख्याता में है वो प्रश्न पूछा गया था 2021 के अंदर, जो 20 वाली हुई थी। इस प्रश्न से एक चीज निकल कर आती है कि पतंजलि ने जो अपना ग्रंथ लिखा था, महर्षि पतंजलि, और पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा, उस महाभाष्य के अंदर है वो इसका उल्लेख किया गया है कि जो दुष्ट यवन थे उन यवनों ने जो आक्रमण किया साकेत यानी अयोध्या के ऊपर भी आक्रमण किया था। साकेत का मतलब अयोध्या नगरी, साकेत अयोध्या के ऊपर भी आक्रमण किया और माध्यमिका नगरी चित्तौड़ पर भी है वो दुष्ट यवनों ने क्या किया, आक्रमण किया था, नगरी चित्तौड़। तो यहाँ पर भी है वो आक्रमण किया। इस मायने में है वो ये महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल है वो हमारा रहता है। महाभारत कालीन में भी आता है पतंजलि महाभाष्य, शुंग कालीन पतंजलि भी है वो शुंग काल के अंदर है वो थी, और गुप्त काल में भी है वो माध्यमिका नगरी चित्तौड़ का उल्लेख आता है। अब यदि माध्यमिका नगरी के बारे में हम थोड़ी सी और बात को यदि बढ़ाएं तो माध्यमिका जिसको नगरी चित्तौड़ में है वो ये, और इसकी प्रारंभिक यदि खोज की बात करें तो प्रारंभिक खोज कार्लाइल ने है वो की थी। प्रारंभिक खोज है वो इसकी कार्लाइल ने है वो की। 1872 में कार्लाइल इसको प्रकाशन में लेकर के आते हैं, कार्लाइल। इसके बाद में 1900 और 1920 डी.आर. भंडारकर भी इसको प्रकाशन में लाने का काम करें, डी.आर. भंडारकर। फिर इसको है वो 1961-62 में भी प्रकाशन में लाने का काम के.पी. सौंदरानंद ने किया, के.बी. सौंदरराजन, इन्होंने भी है वो प्रकाशन में लाने का काम किया। महाभारत कालीन में भी यहां से साक्ष्य मिलते हैं और गुप्त काल का भी ये स्थल रहता है एक तरीके से, माध्यमिका नगरी है वो चित्तौड़। दूसरा इसमें एक थोड़ी सी विराटनगर बैराट की भी यदि बात की जाए, जिसकी में हमने पिछली क्लास में ही बात की थी, विराटनगर, और जिसकी प्रारंभिक खोज है वो कैप्टन बर्टन करते हैं, कैप्टन बर्ट है वो करते हैं। फिर इसमें कैलाशनाथ दीक्षित का भी संबंध रहा था, नीलरतन बनर्जी का भी संबंध रहा, कैलाशनाथ दीक्षित, नीलरतन बनर्जी का भी संबंध रहा था। और ये मौर्य काल की है वो साइट मानी जाती है, मौर्य काल की मानी जाती है। फिर इसके अंदर एक ऑप्शन हमारा
जो था वो ऑप्शन था रेंड टोंक है, वो भी एक तरह से रेंड है, टोंक के अंदर है। यहाँ से भी है वो हमें 3000 के आसपास है आहत मुद्राएं है वो प्राप्त होती हैं। 3000 के आसपास आहत मुद्राएं है वो प्राप्त होती, 3000 पे चतुर। एक नगर टोंक है, नगर जिसको कारकोट नगर भी है वो कहा जाता है। कारकोट नगर, ये नगर है, उसकी राजधानी थी। ये भी कहाँ पर है? टोंक में। तो नगरी तो चित्तौड़ है, जबकि ये नगर है वो टोंक है। यहाँ से मालू जनपद की 6000 के आसपास से वो सिक्के मिलते हैं। मालू जनपद के 6000 के आसपास सिक्के मिलते हैं। महाभारत कालीन है वो मालू जनपद की है, वो राजधानी कारकोट मानी जाती है महाभारत कालीन में। मालू जनपद की राजधानी मानी जाती है, राजधानी मानी जाती है। तो ये स्थिति है। इसको है वो राजस्थान का प्राचीनतम है वो टाटा नगर भी कहा जाता है। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी है वो संज्ञा दी जाती है। तो ये तो हमारा सभ्यता का एक प्रश्न निकल करके आया था। आगे हम बात करते हैं, दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आता है वो आता है अभिलेखों से, जिसमें कहा गया है कि अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत धर्म, भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। यानी भागवत धर्म के बारे में प्राचीन राजस्थान में उल्लेख करने वाला जो अभिलेख है वो कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन में घटियाला का है, हेलियोडोरस का वेशनगर विदिशा का अभिलेख है जिसको गरुड़ स्तंभ कहा जाता है, बुचकला का अभिलेख है और घोषुंडी का अभिलेख। यहाँ पर शब्द आया कि प्राचीन राजस्थान में है वो भागवत संप्रदाय का। प्राचीन राजस्थान में यदि भागवत संप्रदाय की हम बात करें तो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के बारे में जानकारी देने वाला जो अभिलेख हमारे सामने आता है वो घोषुंडी का शिलालेख आता है, अभिलेख आता है। 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व का ये अभिलेख है। 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व का ये अभिलेख है और इस अभिलेख के जरिए है वो राजस्थान में भागवत धर्म का किस तरह से प्रचार का है वो होता है। इसमें गजवंश के राजा सर्वतांत का भी उल्लेख है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ है वो करवाने का भी कार्य किया था। गजवंश के राजा सर्वतांत का, गजवंश के राजा सर्वतांत का जिन्होंने है वो अश्वमेध यज्ञ है वो करवाया था। तो भागवत धर्म का उल्लेख करने वाला राजस्थान में पहला है वो ये माना जाता है 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व का। तो इस मायने में प्राचीनतम है वो शिलालेख ये माना जाएगा। घोषुंडी नगरी चित्तौड़ से हमें ये प्राप्त होता है। भागवत वैष्णव संप्रदाय के बारे में ये बात करता है। तो भागवत कहो या वैष्णव को एक ही बात हो जाएगी, वैष्णव। फिर इसमें एक आता है बुचकला अभिलेख, और बुचकला अभिलेख गुर्जर प्रतिहार राजवंश के जो शासक है वो नागभट्ट द्वितीय से संबंधित माना जाता है। तो नागभट्ट द्वितीय के बारे में जानकारी देता है नागावलोक वही। फिर आता है घटियाला का अभिलेख जो 861 का माना जाता है, जोधपुर से प्राप्त होता है घटियाला। और इसमें भी गुर्जर प्रतिहार वंश का जो राजा ककूक है उस ककूक के बारे में है वो उल्लेख, ककूक के बारे में उल्लेख मिलता है। फिर भागवत संप्रदाय के बारे में एक जानकारी हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख भी देता है। वेशनगर यानी विदिशा, विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर है। विदिशा करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, और विदिशा के अंदर जो गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था वो हेलियोडोरस ने है वो करवाया था। किसने करवाया था? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने इसका निर्माण करवाया था। ये तक्षशिला के यवन राजा एंटियालकेड्स का है वो राजदूत था, और शुंग वंश के 9वें राजा भागभद्र के समय यहाँ पर आए थे और इन्होंने विदिशा मध्य प्रदेश में गरुड़ स्तंभ है वो बनवाया, जो भारत के अंदर भागवत संप्रदाय के बारे में उल्लेख करने वाला महत्वपूर्ण है वो माना जाता है। ये 1म शताब्दी ईस्वी पूर्व का माना जाता है, जबकि ये 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व का माना जाता है। तो राजस्थान के लिए ये महत्वपूर्ण है और ये भारत के अंदर है वो भागवत संप्रदाय का उल्लेख करता है। इस मायने में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे कुछ हमारे मंदिरों से आया है कि राजस्थान में के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में है कौन से मंदिर निर्मित हुए थे, उनके बारे में बात करनी। दोस्तों आहड़ का आदिवरा मंदिर भी गुर्जर गुर्जर काल, गुर्जर प्रतिहार काल का है। आभानेरी का हर्षद माता मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार काल का है। राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार काल का है।
और ओशिया का हरिहर मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार काल का है। इस मायने में चारों के चारों ही मंदिर है वो माने जाते हैं गुर्जर प्रतिहार काल के, पूर्व मध्यकालीन युग के है वो मंदिर माने जाते हैं। आहड़ के आदिवरा का जो मंदिर है उसका निर्माण अल्लट ने है वो करवाया था, इसको भी आप ध्यान में है वो रखोगे। आबानेरी का हर्षद माता मंदिर है वो विक्रम संवत 1010 में है वो करवाया गया था, इसका निर्माण सॉरी इसका नहीं करवाया था, नीलकंठ मंदिर का करवाया था। नीलकंठ मंदिर का निर्माण करवाया था अजयपाल ने, विक्रम संवत 1010 के अंदर करवाया था। हर्षद माता मंदिर मूल है वो विष्णु का मंदिर, एक बार ये भी प्रश्न ऐसा है वो पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखना, ये मूल रूप से किसका मंदिर है, मूल रूप से विष्णु का मंदिर माना जाता है। फिर ओशिया का हरिहर मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार काल में माना गया है। तो ये चारों के चारों मंदिर इसके है वो गुर्जर प्रतिहार काल में आता है, और इस पर भी है वो हम विस्तृत रूप से बात करेंगे जब क्लासेस चलाएंगे, पूरा मंदिर का टॉपिक एक हमारा आएगा। फिर कुंभा के दरबार में कौन सा विद्वान है वो नहीं था, तो ये बताना है। टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी जी, जिन विजय सूरी और ना था, तो इनमें से कौन कुंभा के है वो दरबारी विद्वान नहीं थे। दोस्तों यदि देखा जाए तो टिल्ला भट्ट है वो कुंभा कालीन दरबारी थे, मुनि सुंदर सूरी भी है और नाथा भी है। नाथा वास्तु मंदिर लिखता है। मुनि जिन विजय सूरी है वो कुंभा कालीन नहीं थे, और मुनि जिन विजय सूरी तो 1888 से लेकर 1976 तक है वो मुनि जिन विजय सूरी माने जाते हैं। इन्होंने भी है वो एक तरह से प्रबंध कोश, पुरातन प्रबंध करके भी ग्रंथ लिखा था, एक प्रबंध कोश इन्होंने भी लिखा और पुरातन प्रबंध संग्रह भी लिखा। पुरातन प्रबंध संग्रह, ये इन्हें के है वो ग्रंथ माने जाते हैं। तो 3 है वो कुंभा कालीन थे, 1 है वो कुंभा कालीन नहीं थे। अगला आता है राजस्थान का संक्रिया नृत्य है वो किससे संबंधित रहा था। संक्रिया नृत्य हमारा टॉपिक आता है, उसी से ये प्रश्न निकल कर आया। तो संक्रिया नृत्य है वो किससे माना जाएगा, कालबेलिया, भील, सहरिया और तेरे ताली। तो संक्रिया नृत्य किनसे माना जाएगा, कालबेलिया से है वो संबंधित माना जाएगा। संक्रिया है, इंडोनी है, संक्रिया है, संक्रिया है, इंडोनी है, पणियारी हेलो दे, हौजी मिर्गा नैनी हेलो दे, पणियारी है, नथमल है, पुनमल है, पुनमल है, ये सारे के सारे है वो कालबेलियों के नृत्य माने जाते हैं। तो कालबेलिया है वो माना जाएगा। कालबेलिया, कालबेलिया को 2010 के अंदर यूनेस्को की अमूर्त हेरिटेज में भी शामिल किया गया, कल्चरल के अंदर, अमूर्त सांस्कृतिक गतिविधियों में है वो शामिल किया गया 2010 के अंदर। फिर भीलों का हाथी मना है, हाथी मना है वो भीलों का हो जाएगा। गवरी भी है वो भीलों का हो जाएगा। तेरे ताली वही कामड़ जाति की महिलाएं ये नृत्य करती हैं, जैसलमेर पोखरण के अंदर रामदेवरा है वहाँ पर है। और सहरिया भी है, इनका भी है वो नृत्य। तो ये एक तरह से सहरियों का भी राई है वो नृत्य हो जाएगा। तो ये कुछ एक नृत्य हमारे सामने निकल करके आते हैं। तो इन मायने में भी बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि कौन कौन से नृत्य हो गए थे। अगला आता है राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल है वो संबंध रही। अली बख्शी ख्याल किस क्षेत्र में है वो प्रचलन रही, तो उससे है वो हमारा प्रश्न पूछा गया। अली बख्शी ख्याल है वो मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो ये करौली, अलवर, चिड़ावा और चित्तौड़। दोस्तों अली बख्शी ख्याल का जो संबंध रहा है वो अलवर से रहा है, और अलवर में विशेष रूप से जो मुंडावर परगना है वहाँ से रहा है। और राव राजा अलीराज के समय है वो अली बख्शी ख्याल का प्रवर्तन है वो इन्होंने किया था। तो ये कहाँ पर है, अलवर, अलवर का मुंडावर क्षेत्र, मुंडावर क्षेत्र। और प्रवर्तक हुए थे अली बख्श जी खुद, अली बख्श, जिसमें इसका जो प्रसिद्ध नाटक भी माना जाता है वो कृष्ण लीला माना जाता है। कृष्ण लीला है वो प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। चिड़ावा की जो ख्याल है उनके प्रवर्तक नैनो राम जी, नैनो राम है। दूलिया राणा भी है वो इसका कलाकार। और फिर करौली और इस क्षेत्र में जो आती हैं वो आती हैं हेला शायर, हेला करके,
और प्रवर्तक हेला है वो शायर थी, तो वो करौली क्षेत्र में आती हैं। तो ये कुछ क्षेत्र में है वो अलग अलग क्षेत्र के अंदर ख्याल है वो प्रसिद्ध रही, जो लोक नाट्य वाला क्षेत्र जो हमारा टॉपिक आता वहाँ से आती है। तो ख्याल भी एक नाट्य की विधा मानी जाती है, इस बात को है वो हम ध्यान रखें। अगला हमारा साहित्य से एक प्रश्न आया है और इसमें दिया है कि कौन सा युग्म सुमिलित यानी 3 है वो क्या है, सत्य नहीं है, 1 है वो सत्य है और 3 असत्य है। कई बार ऐसा भी दिया था कौन सा असत्य है, तो 3 सत्य होते हैं और इसमें पूछ लिया है कि कौन सा 1 सत्य है। पुंडरीक विठल का रागमाला, पुंडरीक भाव भट्ट का संगीत राज, कुंभा का राग कल्पद्रुम और उस्ताद चांद खान का राग चंद्रिका। दोस्तों यदि देखा जाए पुंडरीक विठल का तो रागमाला ग्रंथ ये सत्य है, ऑप्शन ए है वो सही माना जाएगा। पंडित भाव भट्ट का अनूप संगीत विलास करके ग्रंथ है वो पंडित भाव भट्ट का अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत विलास पंडित भाव भट्ट का माना जाता। संगीत राज जो ग्रंथ है वो कुंभा का है, महाराणा कुंभा मेवाड़, महाराणा कुंभा का माना जाता। तो कुंभा का राग कल्पद्रुम है वो कान्हा व्यास का ग्रंथ है, ये कुंभा का नहीं होगा, तो इस तरफ लिख लेते हैं कान्हा व्यास। और उस्ताद चांद का है वो जयपुर के आमेर के जो कछवा वंशी पेशवाई राजा प्रताप सिंह के है वो गुरु उस्ताद चांद खान हुए थे। बुद्धि प्रकाश करके इन्होंने ग्रंथ लिखा था, कौन सा लिखा था, बुद्धि प्रकाश। तो बुद्धि प्रकाश है वो चांद खान का था। राग चंद्रिका है वो द्वारकानाथ भट्ट का ग्रंथ है, ये द्वारकानाथ भट्ट का ग्रंथ। यानी साहित्य से भी प्रश्न हमारे है वो बार बार पूछे जा रहे हैं, चाहे 21 का हो, चाहे 18 हो, चाहे 16 हो। अगला है वो कृषक आंदोलन से लिया है कि कौन सा युग्म है वो गलत है, तो वो पूछा गया है कि इसमें से कौन सा गलत एक युग्म है वो सत्य नहीं है, 3 अन्य सत्य है। बेंगू किसान आंदोलन के नेता रामनारायण चौधरी रहे थे, बिल्कुल सत्य ऑप्शन है ये। बूंदी किसान आंदोलन में है वो नैनू राम शर्मा का नाम बड़ा आता है, सही बात है। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह जी पथिक है, बिल्कुल सत्य। पथिक को है वो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक भी है वो माना जाता है। बीकानेर जो कृषक आंदोलन है इसमें नरोत्तम लाल जोशी है, जो कि नरोत्तम लाल जोशी का संबंध बीकानेर कृषक आंदोलन से नहीं रहा था। तो फिर तो बीकानेर यदि कृषक आंदोलन से बात करें तो उसमें नाम आता है जगजीवन चौधरी का नाम आता है, जगजीवन चौधरी का 1937 बीकानेर कृषक आंदोलन। तो फिर नरोत्तम लाल जोशी कौन है? नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान में जो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष है वो नरोत्तम लाल जोशी जी रहे थे। तो राजस्थान प्रथम विधानसभा थी उसके अध्यक्ष रहे थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। ये राजनीति विज्ञान से भी प्रश्न संबंधित, और यहाँ इसलिए संबंध है क्योंकि नरोत्तम लाल जोशी का संबंध है वो जयपुर प्रजामंडल से रहा था, जयपुर प्रजामंडल से रहा था, जयपुर प्रजामंडल से नरोत्तम लाल जोशी का संबंध रहा था। तो इस मायने में ये प्रश्न हमारा आसान सा था। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से है वो क्या अभिप्राय है? तो पट्टा रेख के प्रश्न जो पूर्व मध्यकाल राजस्थान आता है हमारा वहाँ, और राजवंश के टॉपिक है जहाँ राजस्व व्यवस्था है उनसे संबंधित हमारा प्रश्न पूछा गया है। तो पट्टा रेख है वो पूर्व मध्यकाल के अंदर एक तरह से आंकलित अनुमानित जो राजस्व होता था, जो अनुमानित राजस्व होता था, अनुमानित राजस्व होता था वो पट्टा रेख मानी जाती थी। होता क्या था, किसी जागीरदार को जब है भाई राजा क्या करता था, राजा है वो कुछ भूभाग है वो जागीरदार को देता था कि आप ये लो और इसके राजस्व भी इकट्ठा करो, प्रशासन भी चलाओ। तो जो राजा जागीर देता था उस जागीर का जो पट्टा भी देता था साथ में, और उसके बदले में वह रेवेन्यू की डिमांड करता कि आप मुझे राजस्व कितना है वो दो। तो वो एक तरह से यहाँ पर आंकलित राजस्व, अनुमानित राजस्व होता था कि आपको है वो मानम कि ये 5 गांव है वो जागीर में दिए जा रहे, तो 5 गांवों से जो रेवेन्यू होगा वो आंकलित या अनुमानित राजस्व होगा, वो आप राजा को देने का काम है वो करोगे। तो इसमें आपका ऑप्शन अनुमानित राजस्व आ जाएगा। फिर शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय है वो कहाँ पर था? तो शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय सीकर, खेतड़ी, झुंझुनू और फतेहपुर में। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा जल्दी से बताइए। दोस्तों यदि शेखावाटी ब्रिगेड की बात करें
तो शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 के अंदर है वो की थी। और इस समय जो शेखावाटी क्षेत्र में जो रेजिडेंट फोस्टर थे उनकी ही सलाह के ऊपर की गई थी, फोस्टर थे। शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय था वो भी कहाँ पर था, झुंझुनू के अंदर था। झुंझुनू में शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय हुआ। जोधपुर लीजियन का जो गठन था वो 1835 में। फिर एक मेरवाड़ा बटालियन भी थी, 1922 के अंदर है वो उसका गठन किया था, मेरवाड़ा बटालियन। और मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्य उद्देश्य था वो मेरों के ऊपर नियंत्रण है वो कायम करना था। एक मेवाड़ भील कोर थी जो 1841 के अंदर है वो स्थापित हुई थी, मेवाड़ भील कोर 1841 ईस्वी के अंदर। तो ये तो शेखावाटी ब्रिगेड हो गई और इसका मुख्यालय था वो झुंझुनू के अंदर था। फिर कुछ समाचार पत्र आए कि स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाज की विचारधारा का प्रवर्तक समर्थक है वो नहीं था। यानी आर्य समाज की विचारधारा से किस समाचार पत्र का संबंध है वो नहीं रहा था। देश हितैषणी का, परोपकारक का, जनहितकारक और राजपूताना गजट का। राजपूताना यदि गजट की बात करें तो ये 1885 में है वो अजमेर से निकल करके आता था। और मौलवी मुराद अली का ये अखबार था, मौलवी मुराद अली का, मौलवी मुराद अली का। और ये अखबार एक तरह से जन चेतना का है, वो इस समाचार पत्र ने बड़ा कार्य किया था। जन चेतना, जनमानस में जागृति लाने में है वो मुराद अली साहब ने भी है वो किया। इस मायने में ये आर्य समाजी नहीं था, ये जनता की भावना की नुमाइंदगी करने वाला जो समाचार पत्र था वो राजपूताना गजट था। साथ ही साथ जनहितकारक है, देश हितैषणी और परोपकारक, ये तीनों के तीन जो समाचार पत्र है वो आर्य समाज की विचारधारा से संबंध रखते हैं। आर्य समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाने में प्रचार प्रसार करने का कार्य इन समाचार पत्रों के द्वारा किया गया था। अगला हमारा प्रश्न आता है कि साहब राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को है वो गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। यानी ये जो प्रश्न है वो हमारा कला और संस्कृति से जो प्रश्न आता है, तीज त्योहार जो त्योहारों वाला है वहां से निकल करके आया। तो चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर जब का त्योहार है नाथद्वारा, बूंदी, उदयपुर और जोधपुर। तो गुलाबी गणगौर है वो कहाँ पर मनाई जाती है, नाथद्वारा के अंदर है वो गुलाबी गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। बूंदी में तो कजली तीज है वो मनाई जाती है। कजली तीज की सवारी कहाँ पर है, वो बूंदी में निकालते हैं, कजली तीज की सवारी। और गणगौर की सवारी उदयपुर में भी निकाली जाती है और जयपुर में भी निकाली जाती है। जयपुर और उदयपुर में भी गणगौर की सवारी है वो निकाली जाती है। लेकिन यहाँ पर बूंदी में कजली तीज की सवारी निकाली जाती है, इसको है वो हम ध्यान रखेंगे। और नाथद्वारा की है वो गणगौर है वो कौन सी है, गुलाबी गणगौर है, जो चैत्र शुक्ला पंचमी को है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कुछ संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं से संबंधित के निकल कर आया कि बाद में स्वाधीनता आंदोलन में भी उन संस्थाओं की बड़ी भूमिका रहती है। राजस्थान सेवा संघ जो सबसे ज्यादा चर्चित और सर्वाधिक बार परीक्षा में भी है वो पूछा जाता है और इसकी स्थापना 1919 के अंदर है वो वर्धा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, वर्धा में। और ये विजय सिंह पथिक ने है वो इसकी स्थापना की थी, विजय सिंह पथिक। एक प्रश्न है इसके साथ ये भी हम ध्यान रखेंगे कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर में कब हुई, तो 1920 में अजमेर के अंदर हुई थी। ऐसा भी प्रश्न एक बार है वो पूछा गया है। दूसरा आता है कि साहब देश हितैषणी सभा है उसकी स्थापना कब हुई, तो 1877 में हुई। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह है वो देश हितैषणी सभा की स्थापना करते हैं। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 के अंदर है हुई, बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। 1945-46 में देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन है वो उदयपुर में बुलाया था और जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने भी की थी। और राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था उसको एक तरह से है
वो मजबूती से दिशा है वो देशी राज्य लोक परिषद ने भी देने का कार्य किया। फिर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है जिसका गठन 1931 के अंदर है, 21 में है वो इसका गठन हुआ था। कहाँ इसका है वो गठन? लंदन में है वो होता है। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जिसके प्रथम अध्यक्ष बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी है वो इसके अध्यक्ष रहते हैं, गंगा सिंह जी रहते हैं। तो उनको है वो चांसलर है वो बनाया गया था। इस मायने में हमारे कूट हो जाएंगे 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2 और 1 ये ऑप्शन है वो हमारा सही माना जाएगा। तो संस्थाएं है वो महत्वपूर्ण रही थी। अगला है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया। यानी राजा महाराजाओं के जो राजकुमार है उनके लिए अलग से एजुकेशन की बात है वो किसके द्वारा की गई थी? तो जिसमें नाम कर्नल लॉज का आता है, लॉर्ड लैंसडाउन का, लॉर्ड मेयो का और कैप्टन वाल्टर का। तो इनमें से है जिन्होंने पृथक शिक्षा संस्थान की बात की। दोस्तों यदि राजस्थान के अंदर है वो राजाओं के पुत्र की शिक्षा की बात की तो लॉर्ड मेयो ने भी की थी। मेयो कॉलेज भी है वो अलग से स्थापित होता है। लेकिन यहाँ से अलग जो संस्था की पहली बार बात करते हैं वो कैप्टन वाल्टर के द्वारा है वो की गई थी। तो कौन था? कैप्टन वाल्टर। जबकि मेयो ने भी की थी और मेयो की अनुशंसा पर अजमेर के अंदर मेयो कॉलेज स्थापित होता है। प्रारंभ में स्कूल था, बाद में जाकर के है वो कॉलेज बना जिसमें अलवर महाराजा जयसिंह ने जो एजुकेशन है वो प्राप्त की थी। अगला आता है राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना है हंसावली। तो हंसावली है वो किसके द्वारा रचित है? प्रारंभिक जो राजस्थानी साहित्य रहा उससे है वो संबंधित रचना पूछी गई। हेमचंद्राचार्य, असाहित्य, श्रीधर व्यास और ईश्वर दास। तो हंसावली की जो रचना है हंसावली, और हंसावली है वो असाहित्य द्वारा लिखित, असाहित्य द्वारा लिखित। तो ये भी एक जैन साहित्य है, जैन साहित्य की कृति है वो मानी जाती है। राजस्थान के अंदर जो प्राकृत भाषा में लिखी गई थी उसी के अंदर। ईश्वरदास जी, वे ईश्वरदास जी ने जो कृति लिखी वो हरिरस करके लिखी थी। हरिरस करके एक ग्रंथ लिखा था। हाला झालारी कुंडलियां करके ग्रंथ है वो लिखा। हाला झालारी कुंडलियां, हाला झालारी कुंडलियां, हाला झालारी कुंडलियां है। इन्होंने देवयान करके भी एक ग्रंथ लिखा था। और इवन की इनको है वो एक थर्ड ग्रेड की परीक्षा में भी एक बार प्रश्न पूछा गया था कि किस कवि को परमेश्वर के बराबर उपमा दी गई थी? तो ईश्वरदास जी को दी। ईश्वरा सो परमेश्वरा, ईश्वरा सो परमेश्वरा की संज्ञा दी गई थी परमेश्वर के बराबर। ईश्वरा सो परमेश्वर, यानी परमेश्वर के बराबर है वो इस कवि को संज्ञा दी गई थी, वो ईश्वरदास जी थे। श्रीधर व्यास द्वारा जो रचित रचना है वो रणमल छंद है, रणमल छंद है। श्रीधर व्यास की है वो रचना। हेमचंद्राचार्य की परिशिष्ट परवन है, परिशिष्ट परवन है वो हेमचंद्राचार्य की है वो रचना मानी जाती। शब्द शब्दानुशासन है, हेम शब्दानुशासन करके एक व्याकरण ग्रंथ भी लिखा था। और ये है वो पाटन के एक शासक हुए थे सिद्धराज सोलंकी, उनके समय में भी है वो हेमचंद्राचार्य थे। और एवं की जो वो एक व्याकरण ग्रंथ था उसको हाथी के ओहदे के ऊपर रख करके पूरे पाटन शहर में घुमाया गया। तो हेमचंद्राचार्य जालोर से इनका है वो गहरा संबंध है वो हेमचंद्राचार्य का रहा था। जैन साहित्य में बड़ा नाम है वो हेमचंद्राचार्य का है वो नाम आता है। तो ये तो हमारे सन 2016 के हैं, वो हमने प्रश्न लिए, 15 प्रश्न पूछे गए थे और पॉइंट टू पॉइंट है वो प्रश्न हमारे आए हैं, अकॉर्डिंग सिलेबस के है वो आए हैं। और कला संस्कृति का भी अपने आप में बड़ा योगदान रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास को है वो हम यहीं पर विराम देंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।